मांसपाचक का प्रयोग हमारे महाराष्ट्र के सभी वैद्य लोग करते हैं अपने प्रैक्टिस में। इसका प्रयोग जो है वो मांसगत ज्वर जो बताया है संहिताओं में, उसकी चिकित्सा के लिए बताया है। तो अगर आप संहिता ग्रंथ देखेंगे तो चरक संहिता में अन्य दुष्ट ज्वर जो है वह डायरेक्ट उन्होंने मेदोगत ज्वर बोला है। और जो तृतीयक और चतुर्थक बताया है वो अस्थि मज्जागत ऐसे बताया है। तो उसकी दवाइयाँ जो है वो मेदोगत ज्वर के बारे में यही बताया है। लेकिन वाग्भट जी जो है उन्होंने क्लियर क्लियर किया है कि रस धातु पे जो संतत ज्वर पे जो द्रव्य रहते हैं वो अलग रहते हैं, फिर सतत ज्वर में अलग रहते हैं, मांस धातु पे जो रहता है वह ये रहता है। तो वाग्भट संहिता में इसका उल्लेख ज़्यादा क्लियर मिलता है। इसी को चरक संहिता में जो मैं मांस पाचक पढ़ा रहा हूँ इसको मेदो धातु के उसमें बोला है, क्योंकि ना अपना दृष्टिकोण अलग है। क्योंकि चरक संहिता जिन्होंने लिखी है पुनर्वसु आत्रेय जी ने, अग्निवेश जी ने जो लिखी है, उन्होंने बोला है कि मांसगत ज्वर और मेदोगत ज्वर एक ही है। इसलिए इसको स्पेशल मांसगत ज्वर पे ऐसा कोई चीज़ नहीं बताना है। ठीक है, अब उनका दृष्टिकोण अलग है, वो ऋषि मुनि है। जो वाग्भट जी है उन्होंने मांस पाचक ऐसे बताया है, मतलब मांस धातु पे काम करने वाली। क्योंकि अन्य दुष्ट ज्वर को समझना एक अलग वो है, मतलब दृष्टिकोण है। अब मैं जो मेन चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो दवाइयाँ हैं वो क्या है। तो इसको निम्बादी कषाय बोलते हैं, मांस पाचक को निम्बादी कषाय बोलते हैं। तो निम्बा पटोलम त्रिफला मृदुगा मुस्तवस्तको, मतलब इसमें क्या है, तो नीम है, नीम है, फिर इसमें पटोल है, त्रिफला है, फिर मुस्ता है, मृद्विका है और इंद्रियव है। तो हम लोगों ने तो बहुत सारे पटोल के बारे में देखा, मुस्ता के बारे में देखा। इसमें ऐड क्या हुआ है, तो त्रिफला हुआ है, मृद्विका मतलब किशमिश जो रहता है वो किशमिश को ऐड किया है इन्होंने। और उसके बाद में इंद्रियव, ये कॉम्बिनेशन एक अलग ही कॉम्बिनेशन है कि नीमह निम्बह पटोलम त्रिफला मृद्विका मुस्तवस्तको, ये मांसपाचक है। अब मांसगत ज्वर जो रहता है वह कैसा रहता है, जो इसको हम अन्य दुष्ट ज्वर बोलते हैं, वह कैसा रहता है, तो यह 24 घंटे में एक ही बार आता है। 24 घंटे में एक ही बार इसका ये आएगा शरीर में, और उसके बाद में इसका विसर्ग हो जाएगा, आरंभ और विसर्ग यह 24 घंटे में एक ही बार होता है। तो इसको मासगत ज्वर बोलते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ये केदार कुल्य न्याय से जैसे धातुओं का पोषण होता है, ऐसा ये ज्वर भी ऐसे होते हैं क्या, कि पहले रस धातु में ज्वर गया, फिर उसके बाद में रक्त धातु में गया, फिर मांस धातु में गया, ऐसा केदार कुल्य न्याय की तरह जैसे पोषण होता है उस तरह से ज्वर का भी गमन होता है क्या, तो नहीं होता है। प्रत्येक धातु जो रहता है ना उसकी अब अलग ही आइडेंटिटी रहती है। तो यह जो ज्वर रहते हैं, रसगत ज्वर, संतत ज्वर, सतत ज्वर, तृतीयक, ये संतत सतत अन्योदुष तृतीयक और चतुर्थक, इनकी अलग आइडेंटिटी रहती है। ये रस धातु में जाके चला जाता है और फिर ज्वर होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि संतत ज्वर कन्वर्ट होके सतत हो रहा है, फिर वह कन्वर्ट होके फिर अन्यदुष हो रहा है, फिर तृतीयक हो रहा है, चतुर्थ हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये केदार कुल्य न्याय यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बीमारी जो रहती है वो अलग अलग धातुओं में होती है। अब मांसगत जो ज्वर रहता है उसका ऐसा बता रहे हैं कि मांसगत विषम ज्वर जब रहता है तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है। मांस धातु में गया है, आम गया है, और उसके वजह से ज्वर गया है। तो वह डायरेक्ट आमाशय से जाके, मतलब आमाशय में उसकी संप्राप्ति हो रही है और उसका फिर कन्वर्जन जो हो रहा है वो मांसगत ज्वर में, मतलब सूक्ष्म धातु लेवल पे जब हो रहा है तो उसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, मूत्र प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा होती है, फिर पेट में जलन होती है, ऐसा बताया है, संहिता ग्रंथों में बताया गया है। फिर हाथ पैर जो रहते हैं वो स्थिर नहीं रहते, उसमें झटके आने लगते हैं बहुत ज्यादा, हाथ पैर हिलाते रहता है पेशेंट क्योंकि उसको बेचैनी होती है, हाथ पैरों में दर्द होता है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद में शरीर हमेशा थकावट युक्त रहता है, जिसको हम बोलेंगे ग्लानी, बहुत ज्यादा क्लम और ग्लानी, क्लम मतलब मानसिक थकावट और ग्लानी मतलब शरीर में थकावट बहुत ज्यादा रहती है, उसको कुछ तो बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, और शरीर से बहुत ज्यादा दुर्गंधी आती है, बहुत ज्यादा स्मेल आता है ये मांसगत ज्वर में। इसके बाद में इसमें बता रहे हैं कि पटोल, नीम, त्रिफला, मुस्ता, मृद्विका और इंद्रियव, ये जो द्रव्य है, टोटल 6 द्रव्य है, इसका प्रयोग पाचक में बताया है। 6 द्रव्य याद रख लीजिए आप लोग, निम्बा पटोलम त्रिफला मृद्विका मुस्त वस्तको, निम्बा पटोलम त्रिफला मुस्त मृद्विका वत्सको, ये ना ऐसे याद होना चाहिए आप लोगों को। तो फिर हम लोग जब प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं ना तो हम डायरेक्ट उनका प्रयोग करके दे सकते हैं। उसके बाद में यह मांसगत दोषों का पचन करती है, इसलिए मांस पाचक बताया गया है। इसमें जो लक्षण ज्यादा जोरदार होंगे उनके हिसाब से इनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। जैसे पिंडलियों का दुखना है, जो अपने मसल्स है, थाइज मसल्स है या
काफ मसल्स है उसमें पिंड को डिस्टर्ब है, नस पे नस चढ़ रहा है जिसको स्पाजम बोलते हैं, क्रैम्प्स बोलते हैं, तो इसमें मनुका का प्रमाण दुगना कर देने से फिर बहुत ज्यादा फायदा कर देता है। उसी तरह से औषधियाँ है ना, उसका जो ऐसे तो सम प्रमाण में डाला जाता है लेकिन कम ज्यादा करके हम लोग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में यह जो है मांसपाचक, ये 3-3 घंटे के अंतराल पे देना चाहिए जब मांसगत ज्वर आ रहा है, तो ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। और अगर मांसगत ज्वर हम लोग ले रहे हैं, इसका मांसपाचक ले रहे हैं, तो मांसपाचक में अगर चूसने लायक किसी को वो साथ में है, तिक्त रस उसकी आदत है, उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये चूस चूस के भी इसकी गोलियां ले रहे हैं। फिर ये जो अन्यदुष ज्वर, मांसगत ज्वर है, इसमें मल मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर यही ज्यादा हो रही है, ज्वर ज्यादा हो रहा है, ज्वर भी है और मल मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है, तो इसमें मांसपाचक में इंद्रिय है, इंद्रिय ग्राही है, तो उसका प्रयोग ज्यादा कर देने से फायदा हो जाता है। दूसरा इसमें जो जो घटक द्रव्य है वो मैंने तो बता दिए हैं, लेकिन मैं और इसको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो इसमें है कि नीम जो है, नीम नीम सबसे पहला द्रव्य है नीम। और नीम के बारे में क्या बताया है कि नीम जो रहता है ना वह ये तिक्त और कटु रसात्मक रहता है, और कटु विपाकी भी रहता है, और तिक्त रस प्रधानतम रहता है, और इसमें वायु और आकाश महाभूत ज्यादा है इसमें। तो दोषों की व्याप्ति जो है ना, दोषों की व्याप्ति अगर मांस धातु तक रहती है उस समय यह मांस पाचक का जो नीम है वो बहुत अच्छा काम करता है, मांस धातुगत आम का पचन कर देता है। और व्रणों की व्याप्ति कहाँ तक रहती है, जो जख्म हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वुंड रहते हैं अलग अलग तरह के, जो जख्म हो जाते हैं, व्रण जिनको बोलते हैं, वह मांस धातु तक व्याप्त रहता है। तो जो नीम है वह मांसगत आम का पचन करेगा, क्लेद को निकालेगा, क्लेद का शोषण करेगा, आम का पचन करेगा, और मांस की अग्नि को प्रदीप्त कर देगा, मांस की अग्नि को प्रदीप्त कर देगा, और क्लेद भी सुखा रहे तो अपने आप ना उसका फायदा ये होगा कि व्रण जो है वो सूख जाते हैं। उसी तरह से कुष्ठ रोग रहता है जिसमें त्वचा रक्त मांस लसिका इनकी दुष्टि प्रधानता रहती है, त्वचा रक्त मांस लसिका, तो उसमें भी नीम जो रहता है वो बहुत अच्छा काम करता है। कुष्ठग्न द्रव्य में भी ये आते हैं, नीम आते हैं, तो यहाँ मांस पाचक में भी इसीलिए इसकी योजना की गई है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि पांच भौतिक सिद्धांत है उसमें नीम के पंचांग का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद का एक टाइप है, मतलब चिकित्सा का एक पद्धति है जिसमें पांच भौतिक चिकित्सा ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पर, तो उसमें नीम पंचांग का प्रयोग किया जाता है। आप लोग नीम के पत्ते ले सकते हैं, नीम की छाल ले सकते हैं, कैसे भी डाल के मांसपाचन में प्रयोग करने से फायदा होता है। दूसरा जो त्रिफला है, दूसरा द्रव्य जो है वो त्रिफला, पटोल और मुस्ता के बारे में हमने कल पढ़ा था, मैं उसके बाद में रिपीट भी कर दूंगा। अभी त्रिफला के बारे में देखते हैं। तो त्रिफला जो है ना वो विषम ज्वर नाश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। और त्रिफला जो है वो मेह की संप्राप्ति भी भंग करता है और कुष्ठ की संप्राप्ति भी भंग करता है। मेह में क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्लेद रहता है, धातुओं में शिथिलता रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ना पानी पानी जमा रहता है प्रमेह में, और जो क्लेद है वो निकल नहीं पाता है शरीर से, क्लेद नहीं निकल पाता है, फिल्टर नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से पूरा जैसे शरीर में बाढ़ आई है, किडनीज पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, और इसकी वजह से किडनी जो रहती है जैसा आ रहा है वैसा ही निकाल देता है। तो आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, ये इसका प्रत्यात्म लक्षण है। और पेशेंट का कैसा रहता है, हेतु कैसा सेवन रहता है, तो अस्य सुखम स्वप्न सुखम ददनी पयो, मतलब दही वगैरह खाना, विषंदी पदार्थ खाना, अव्यायाम करना, हमेशा बैठे रहना, यह सब संप्राप्ति में हम लोगों ने, हेतु में हम लोगों ने देखा है। तो संप्राप्ति किस बनती है कि मेद धातु जो रहता है वो बहुत ज्यादा बद्ध और अबद्ध, जो मेद है वह कफ के साथ मिलके और भी जो जलीय धातु है जैसे मांस धातु हो गया, रस रक्त ओज वगैरह सबको दूषित करता है। तो वहां पर क्लेद बहुत ज्यादा रहते हैं, धातुओं में शिथिलता रहती है, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा शिथिलता रहती है, तो वहां क्लेद का निकालना जरूरी है। तो वह त्रिफला जो रहता है वो क्लेद को शोषण, क्योंकि कषाय रसात्मक है तो वो क्लेद को सुखा देता है और ज्वर को भी नष्ट कर देता है, इसलिए त्रिफला का प्रयोग किया है। दूसरा, कुष्ठ रोग में भी त्रिफला सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि उसमें आम्ल की है, हरित की है और विभितक है, तो यह बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए त्रिफला जो है वो मांस पाचक में डाला हुआ है। उसके बाद में हम लोग अगर परवल देखेंगे, पटोल पत्र, तो पटोल पत्र जो रहते हैं वो हृदय और फुफ्फुस को अच्छा काम करते हैं, तिक्त रस होने की वजह से अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, और दीपन पाचन भी रहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसका प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है, मांस पाचक में किया है। दूसरा, मुस्ता जो है वो तिक्त कषाय रसात्मक होता है, क्लेद का शोषण करता है, और रस कटु विपाकी रहता है, शीत वीर्यात्मक होने से रक्त का प्रसादन करता है, रक्त का प्रसादन करेगा और मांस धातु के अग्नि को प्रदीप्त करता है, और मांसगत जितना भी क्लेद है उसको ठीक करके मांस की शुद्धि भी करता है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में काला मनुक्का जो रहता है, किशमिश,
उसको मांसपाचक में डाला गया है। अगर आप लोगों के पास ये सारे जो यवकुट चूर्ण भी मिल जाए, तो जब इसका सेवन कराएंगे आप लोग अपने पेशेंट को काढ़ा बना के रूप में या चूर्ण के रूप में या गुट्टी बट्टी के रूप में, तो उसको खिला के फिर जरूर मनुका किशमिश जरूर खिलाइए। मनुका जो रहती है किशमिश, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पे मांसपाचक में। तो यह रक्त और मांस धातु दोनों को बल देता है, और जो दोषों का धातु से बहिर्गमन हो रहा है, तो दोष जो है वो धातुओं को छोड़ के बाहर आ रहे हैं, तो उसमें दुर्बलता आ जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है। तो इसीलिए ना मनुका दिया जाता है, तो ये मधुर मधुर शीत होता है, मधुर रसात्मक, मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक होता है, तो ये बल देता है। इसलिए ना यह पित्तजन्य जितना भी संप्राप्ति है मांस धातु में, वह सबको ये ठीक कर देता है, क्योंकि यह शीत वीर्यात्मक है, पित्त का शमन कर देता है। उसी तरह से कुटज है, कुटज जो है वो तिक्त रसात्मक है, दीपन है और वृक्ष है, शुक्र धातु अच्छा करती है। और पांच भौतिक चिकित्सा में यह जो है कुटज, इसका बहुत महत्व है। तो फिर इसीलिए कुटज डाला है जो संग्राही रहती है। अब क्या है कि कुटज क्यों डाला गया है, क्योंकि ना ये सारे द्रव्य है, त्रिफला है, मनुका है, यह क्या करता है कि माइल्ड ना लैक्सेटिव है, पेट साफ कर रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए, नहीं तो पेशेंट को बार बार लूज मोशन होगा, फिर पेशेंट थक जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए, मृदुका और त्रिफला को बैलेंस करने के लिए कुटज डाला हुआ है। कुटज या इंद्रेव दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इंद्रेव जो रहता है वो कुटज का बीज रहता है, तो ग्राही द्रव्य इसमें इसलिए इसमें डाला है। और ये ग्राही होके भी दीपन पाचन है, मतलब आम का भी पाचन करता है, अग्नि को भी प्रदित करता है। इसलिए देखिए आचार्यों को कितना अच्छे से इन्होंने योजना की है। कुटज जो रहता है वो मांस और रक्त धातु पे काम करने के कारण अर्श रोग में भी काम करता है, कुष्ठ व्याधि में भी काम करता है। तो यहाँ पर मांसपाचक में डाला गया है। तो मांसपाचक का आप लोग प्रयोग जो बवासीर है, क्योंकि अर्श में आप लोग संप्राप्ति देखेंगे तो हर जगह बताया कि मांसांकुर की वृद्धि हो रही है, मांस बढ़ रहा है, मांसांकुर की वृद्धि हो रही है। नासार्श हो सकता है, योनियार्श हो सकता है, करणाश हो सकता है, त्वचा में अर्श हो सकता है, कहीं भी मांस धातु की वृद्धि होती है उसमें, उसमें हम लोग मांसपाचक काढ़े का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। और कुष्ठ रोग में भी, कुष्ठ रोग में मांस, अब कुष्ठ कहाँ हुआ है, अपने स्किन पे ही हुआ है, मांस धातु के उस पे ही हुआ है। त्वचा रक्त मांसलज का तो दृश्य पता है, लेकिन ये मांस पे ही हुआ है, तो इसको ठीक करना है तो हमें मांसपाचक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग अपने प्रैक्टिस में यूज करिए। प्रमेय जन्य जो कुष्ठ रहता है, मतलब कुष्णाति वपु ऐसे बता रहे हैं, तो जो सड़ाता है प्रमेह में, डायबिटिक वुंड जैसे कंडीशन रहते हैं, उसमें भी मांसपाचक अगर दे दिया तो वहां पर मांस धातु को अच्छा करेगा और डायबिटिक वुंड का क्लेद निकाल देगा, धात्वग्नि को बढ़ाएगा और बहुत अच्छा उसको हील करने के काम करता है। इसलिए डायबिटिक वुंड जो रहता है, प्रमेह पीड़िकाएं जो रहती है, शराविका, एलर्जी, कच्चिपिका, विनता, बहुत सारी बताई हैं, वह सारे पीड़िकाओं में अगर मांसपाचक का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब यह जो है ना मांसपाचक का प्रयोग पुणे के वैद्य लोग कैसे करते हैं, मतलब महाराष्ट्र में आयुर्वेद बहुत ज्यादा पारंपरिक रूप से चल रही है। विदेशी आक्रमण हुए तब भी ना पुणे में जो आयुर्वेद है उसको पद्धति को छोड़ा नहीं गया, वो चलाते ही रह गए। तो पुणे में जो मेरे पास जो नोट्स आए हैं ये 500 साल पुराने, अपने मेरे गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे परंपरा से आए हैं। उसमें ऐसा बताया गया है कि पाचक का प्रयोग कैसे कैसे करना है। सारे पाचक के बारे में कॉमन बता रहा हूँ, बाद में मांस पाचक में फिर से आऊंगा, थोड़ा पाचक पे बताता हूँ। तो जो जैसे रस पाचक है, रक्त पाचक है, मांस पाचक, फिर मेदो पाचक और अस्थि मज्जा पाचक, यह 5 पाचक बताए हैं अपने ग्रंथों में। अस्थि मज्जा को एक कॉमन दिया है, उसमें ऐसे अलग नहीं किया है। तो ये 5 पाचक का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो इसका 4 विधि से प्रयोग किया जाता है, 4 तरह की बीमारियों में। तो तद्दत धातुगामी, मतलब रस पाचक को रस धातुगत जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें दिया जाता है। फिर रक्त गामी अगर है, मतलब तो उसमें रक्त पाचक दिया जाता है। फिर मांस पाचक, मतलब मांस धातु पे काम जो करता है। फिर उसके बाद में मेदो धातु पे जो काम करता है, मेदो पाचक। उसी तरह से फिर अस्थि मज्जा पे जो काम करता है, अस्थि मज्जा पाचक। उन्होंने धातु धातु के हिसाब से इसका प्रयोग किया है। उसी तरह से अगर ना गामित्व बढ़ाना है, मतलब कोई मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं और उसको ना स्ट्रॉन्ग करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ कि आरोग्यवर्धनी है, आरोग्यवर्धनी का काम हमें मेदो धातु पे करना है। आरोग्यवर्धनी मेद का पाचन करना चाहती है और वहां पे सार किट विभाजन अच्छा करना है, और मेदोगत जो बीमारियां हैं उस पर अच्छा काम करना है। तो फिर क्या करना है कि आरोग्यवर्धनी को मेदोपाचक के काढ़ा के साथ देना है, तो उसका उसको उस धातु तक लेके जाएगी, वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो उसी तरह से आरोग्यवर्धनी को अगर रस धातु पे काम कराना है हमें,
तो हम आरोग्यवर्धिनी को रसपाचक के साथ, उसके काढ़ा के साथ देंगे। उसी तरह से आरोग्यवर्धिनी को अगर रक्तपाचक के साथ दिया तो रक्त धातु पे जाके आरोग्यवर्धिनी का कार्य होगा। उसी तरह से अस्थि मज्जा पे काम करना है तो आरोग्यवर्धिनी को अस्थि मज्जा पाचक के साथ दिया तो और अच्छा काम करेगा। उसी तरह से मांस धातु पे काम करना है तो मांस पाचक के क्वाथ के साथ दिया तो ये क्या करेगा, आरोग्यवर्धिनी मांस पाचक पे अच्छा काम करेगा। तो यह जो अब जैसे ऐसे ही आरोग्यवर्धिनी का मैंने बताया, इसी तरह से ताप्यादि लौ है। ताप्यादि लौ का जो बताया है ग्रंथों में, तो वो ऐसा बताया कि ताप्यादि लौ जो है वो रस और रक्त का प्रसादन भी करता है। और दूसरा ऐसा बताया है कि यह ताप्यादि लौ है वो मज्जा धातु पर भी काम करता है। अगर हमें मतलब अपस्मार उन्माद में भी ताप्यादि लौह का बहुत अच्छा रोल रहता है। और इसी को योगराज बोलते हैं। और हमारे जो गुरुजी हैं आदरणीय वैद्य समीर जमद अग्नि सर, वो ताप्यादि लौह योगराज जो बताया है पांडु रोग में, ताप्यादि लौह का प्रयोग एड्स जैसी बीमारी में करते हैं। तो एड्स में जो एक्वायर्ड जो ये रहता है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज जो रहता है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां सब धातुओं में आ जाती है, वायु का प्रकोप होता है। तो हमें जो जो धातुओं पे काम करना है उसमें हम लोग ताप्यादि लौह को रस पाचक के साथ देंगे तो रस धातु अच्छा होगा, रक्त पाचक के साथ देंगे ताप्यादि लौह उसके अनुपान के साथ तो वह रक्त धातु को अच्छा करेगा। जो जो धातुओं पे काम करना है वो पाचक का वो मेडिसिन के साथ प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए पाचक का जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है वहां पे। तीसरा है कि बहुत सारी व्याधियां जो होती हैं हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन से धातु का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और हमें ठीक करना है। जैसे कैंसर की बीमारी आ गई और हमें इसको ठीक करना है, उसका वीकनेस भी ठीक करना है, उसके मांस धातु को भी अच्छा करना है, उसका अस्थि मज्जा भी ठीक करना है। तो पुणे की परंपरा में क्या करते हैं कि सभी काढ़ों को एकत्रित कर देते हैं। मतलब रस पाचक के सारे द्रव्य ले लेंगे, रक्त पाचक के सब लेंगे, मांस पाचक के लेंगे, मेदो पाचक के लेंगे, अस्थि मज्जा पाचक के लेंगे, सभी को एकत्रित कर देंगे और उसके बाद में सभी को एकत्रित करके पेशेंट को ना पिलाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वह संप्राप्ति जो है वो सारे धातुओं पे काम करती है। मतलब ये मेडिसिन जो है वो सारे धातुओं पे काम करती है और सारे धातुओं में अगर आम है वह सबको ये ठीक कर देती है। इसलिए इसको यदृच्छया उपयोग, ऐसा बोल रहे हैं कि अपनी इच्छा से सभी बीमारियों में सभी काढ़े देना है। तो उस और जो भी कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजिंग केसेस है उसमें करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आए थे तो उनको पार्किंसन डिजीज भी था, उनको प्रोस्टेटोमेगैली भी था, फिर उनके बाद में उनको उन्माद भी था, उसके बाद में उनको नींद भी नहीं अच्छी आती थी, उनको मसल्स भी वीक थे। बहुत ऐसे मल्टीपल डिजीजेज वाले जो पेशेंट आते हैं उसमें हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ क्या करें वो समझ नहीं आता। इसलिए ये सारे धातुओं का जो पाचक है उसका प्रयोग करके अगर करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसके बाद में तंत्र युक्ति से भी इसका प्रयोग करना ऐसा ग्रंथकारों ने बताया है। अब तंत्र युक्ति के आधार पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा बताया गया है कि यह जो काढ़े रहते हैं विषम ज्वर के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। मतलब संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक, इसका अधिकार ये है। तो हम लोग केवल एक पर्टिकुलर उसी विषम ज्वर में ही यूज करें। दूसरा जो है जो क्लिनिकली इसका प्रयोग करते हैं तो वो ऐसा बताते हैं कि उन धातुओं के ज्वरोत्पादक, मतलब ज्वर के कारण अगर रुक्ष तेज बहुत ज्यादा हुआ है, जैसे रस धातु में रुक्ष तेज बहुत बढ़ गया है तो उसको शमन करने के लिए इसका प्रयोग करें। रक्त धातु के अंदर अगर रुक्ष तेज बढ़ गया है तो उसको शमन करने के लिए करें। तो मतलब हमें ये काढ़ों को धातुगत जितना भी रुक्ष तेज बढ़ा है विषम ज्वर की वजह से उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग करने के लिए बताया है। फिर दूसरा बता रहे हैं कि दोषज्ञ द्रव्यों के साथ, जैसे वात शामक द्रव्य के साथ हमने रस पाचक को डाल के दिया, जैसे वात शामक, पित्त शामक, कफ शामक, उन द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग किया तो वो धातु में जाएगा और वहां पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फुफ्फुस है, फुफ्फुस कैसे बना है तो रक्त और रक्त के फेन भाग से फुफ्फुस बना हुआ है, ये आप लोगों को पता है। तो हम यहाँ पे रक्त पाचक देंगे और जो श्वास, जैसे अस्थमा की बीमारी है तो श्वासक जो द्रव्य है जैसे कंटकारी अवलेह हो गया, फिर श्वास का चिंतामणि रस हो गया, चंद्रामृत रस हो गया, श्वास कुठार रस हो गया, भारंग्या अवलेह हो गया, तांबुल लेहम हो गया, जो भी श्वास पे काम करने वाली दवाइयां हैं उनके साथ में अगर हमने ये मांस पाचक दे दिया या सॉरी रक्त पाचक दिया, क्योंकि रक्त के फेन से बना है तो वह ज्यादा इफेक्ट करेगा। उसी तरह से किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो रक्त और मेद के प्रसाद भाग से क्या बना है, वृक्क बना है। तो यहाँ पे हम किडनी की दवाइयां जो दे रहे हैं, जैसे हम लोग ये दे रहे हैं गोक्षुरादि गुगुल दे रहे हैं, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवा गुगुल और सर्वतोभद्र रस, जो भी किडनी पे काम करने वाली दवाइयां दे रहे हैं
उसके साथ में अगर हमने रक्तपाचक, मेदोपाचक भी दिया तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा और पेशेंट को जल्दी रिकवरी होगा। तो यह पाचक का प्रयोग मेन मेडिसिन के साथ अनुपान के रूप में करने के लिए ऐसा बताया गया है। उसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि यह उत्कृष्ट धातुओं का भी निर्माण करता है, क्योंकि अग्नि को अच्छा कर रहा है। जैसे रस की अग्नि को अच्छा कर रहा है, रक्त की अग्नि को अच्छा कर रहा है, तो उत्कृष्ट रक्त धातु बनेगा, उत्कृष्ट रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह सब बनेगा। इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में ये सब जो है कल्पनाएं, रस पाचक, रक्त पाचक, इनका प्रयोग हम लोग चूर्ण के रूप में कर सकते हैं, या फिर हम लोग घृत के रूप में भी कर सकते हैं, सिद्ध तेल के रूप में भी करते हैं, यहाँ पर किया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो काढ़ा जो है वह क्या करता है कि काढ़ा जब हम लोग करते हैं तो बॉईल करते हैं, काढ़ा क्वाथ बनाते हैं, तो यह द्रव प्रधान औषधि संस्कार किया हुआ जो औषधि है वह रुक्ष तेज को नष्ट करता है, क्योंकि इसमें जल महाभूत रहते हैं काढ़ा में, इसलिए उसका प्रयोग मतलब रुक्षता और तेज का उसको कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि तिक्त रसात्मक रहता है। तिक्त रसात्मक है तो वो पित्त का शमन करेगा, रुक्षता को भी कम करेगा। दूसरी उसी तरह से हम लोग सिद्ध घृत का प्रयोग कर सकते हैं, रस पाचक का सिद्ध घृत, रक्त पाचक का सिद्ध घृत, फिर मांस पाचक का सिद्ध घृत या सिद्ध तेल, मांस पाचक तेल, रक्त पाचक तेल, इस तरह से भी इसका प्रयोग किया जाता है। रुक्ष तेज को अगर कम करना है, अब इसमें और भी ऐसा और सूक्ष्म अभ्यास करके वैद्य लोगों ने बताया है कि बहुत ज्यादा गुड बेटर बेस्ट जो रहता है, तो अगर रुक्षतम तेज है, बहुत ज्यादा हाई हाई लेवल पे तेज है, वो रुक्षता युक्त है, तो उसमें सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। उसके बाद में अगर ईशत रुक्ष तेज है, मतलब थोड़ा सा पार्शियल रुक्ष तेज है, तो फांट कल्पना की यूज करना है, मतलब हमें रस पाचक का फांट देना है। उसी तरह से और भी हमें रक्त पाचक उसका फांट देना है, मतलब गर्म पानी में रस पाचक का चूर्ण डाल के और वो पिला दीजिए, अगर ईशर रुक्ष तेज है तो। उसी तरह से अगर रुक्ष और उष्ण गुण दोनों बढ़ा है, रुक्ष और उष्ण मतलब वायु जो रहता है वो उसमें रुक्षता रहती है लेकिन शीतता रहती है, लेकिन यहाँ पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट है, अगर पित्त ज्यादा बढ़ा है तो उष्णता रहेगी और रुक्षता रहेगी। मैं मैं बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ, ये शायद आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। उसमें ना हमें क्या करना है, रुक्ष और उष्ण इसको कम करना है, तो शीत कषाय का मतलब काढ़ा बना के रखिए रात को और सुबह वो पिला दीजिए, तो शीत कषाय को ये ठीक करता है। आपके पेशेंट में कंडीशन क्या है, पेशेंट को अगर बर्निंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ड्राइनेस भी आई है और फीवर भी आया है, तो हीट को भी कम करना है, दाह भी को करना है, कम करना है, तो शीत कषाय मतलब रात को काढ़ा बना के रखिए इन सब क्वाथ का, रस पाचक, रक्त पाचक जो भी है जो ज्वर, उसके हिसाब से फिर सुबह उसको पिला दीजिए, तो रुक्ष और उष्ण दोनों को ये कम कर देता है। उसी तरह से यह जो है ना, जैसे अस्थि मज्जा पाचक है, उसमें क्या है कि गुडुचि है, वो मध्यम बल वाला अगर व्याधि है तो तिक्त रस उस पे काम करती है, गुडुचि तिक्त रसात्मक होती है। आम्ल की है वो मध्य बल और अम्ल रस पे काम करती है। मूर्छना है मध्य बल और तिक्त रस। इस तरह से इनकी योजना की गई है। इनको बनाने में बहुत ज्यादा मतलब डीप स्टडी करके ये सारे पाचक बनाए गए हैं, और इसका प्रयोग हम लोग भी युक्तिपूर्वक करते हैं तो पेशेंट को सच में बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो चूर्ण अगर देना है, चूर्ण देना संभव है तो चूर्ण दे दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर और इसका पोटेंसी बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं पुणे की परंपरा में कि जैसे रस पाचक लिया, तो रस पाचक में क्या है, पटोल इंद्र कुटकी, तो पटोल इंद्र कुटकी का काढ़ा बना दीजिए और वही चूर्ण में एक भावना दे दीजिए, काढ़ा का खलबत्ता में डाल के चूर्ण डाल के और उसकी भावना देके गोली बना के दीजिए। 1 से 7 भावना तक दिया जाता है, और इसकी गुणवत्ता और बढ़ाने के लिए कज्जली डाल दिया जाता है। उस तरह से भी इसकी योजना गोली बना के फिर दिया जाता है। और या तो क्या किया जाता है, तो गुगुल कल्पना जो गुगुल रहता है उसके साथ मिक्स करके दिया जाता है, या सिद्ध घृत के रूप में दिया जाता है, या सिद्ध तेल के रूप में किया जाता है, या फांट कल्पना, शीत कषाय, अलग अलग तरह से इसका प्रयोग आप लोग भी करिए। अब मांस पाचक पे आते हैं। 1 मिनट बस रुक जाइए, मुझे एक चीज बताना है आप लोग को, 1 मिनट रुक जाइए। मेरे को ना मांस पाचक का आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना है कि जो ये मांस प्रदोषज व्याधियां होती हैं उससे रिलेटेड मुझे एक 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। मैंने ना बहुत ही एनालिसिस किया है इस पे, एनालिसिस करके ही मैं पढ़ाना चाहता हूँ। 1 मिनट बस रुक जाइए। क्या है ना, मांस पाचक जो रहता है ना, अभी मांस धातुगत क्या क्या बीमारियां हो जाती है जिसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है।
तो जैसे ये शिश्न पे जो जमा रहता है, जो मल जमा रहता है वह क्या है, तो मांस धातु का मल है। तो उसमें हमें मांसपाचक काढ़ा देने से वह अगर मल ज़्यादा जमा हो रहा है तो वो कम कर सकते हैं। कानों में मल जो जमा हो रहा है वह क्या है, अगर कान में बहुत ज़्यादा मल की निर्मित हो रही है वो भी मांस मल है। उसी तरह से नाक में भी बहुत ज़्यादा मल की हो रही है, तो ये मल जो मांस पे जो मल की प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है उस पर ये काम करता है। और एक मिनट बस रुक जाइए, मुझे आप लोगों को ना मांसपाचक का क्लिनिकल यूज बताना है। एक मिनट, मांसपाचक का ना, जी अभी मिल गया मुझे। सॉरी थोड़ा मैं रुक गया, थोड़ा मैंने ब्रेक लिया। मांसपाचक जो है ना वो कौन कौन सी बीमारी में काम करता है, तो चरक सूत्र स्थान में जो मांस प्रदोषज विकार बताए हैं, जैसे अधिमांस रहता है, जब मांस बढ़ जाता है, मांस पे मांस की वृद्धि हो रही है तो अधिमांस की बीमारी रहती है, उसमें मांसपाचक काढ़ा देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसी तरह से अर्बुद रहता है, अर्बुद अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ट्यूमर है जिसमें मांस धातु का इन्वॉल्वमेंट है, वह अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मांसपाचक का काढ़ा देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसी तरह से मांस कील है तो उस पर भी बहुत अच्छा काम होता है। फिर जो गल शालुक है, गल शालुक मतलब गले में अगर मांस की वृद्धि होने से अगर वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें भी मांसपाचक काढ़ा देने से फायदा होता है। फिर गल शुंडी का मतलब जो टॉन्सिलाइटिस है, उसमें भी मांसपाचक का काढ़ा देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर पुती मांस है, अगर मांस सड़ रहा है कहीं ना कहीं, पुती मांस जैसे गलित कुष्ठ जैसी कंडीशन रहती है जिसमें कुष्ठ जो रहता है वो सड़ रहा होता है, और मांस धातु बहुत क्षय हो रहा होता है, तो उसमें मांस पाचक काढ़ा देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर एलर्जी रहता है, बॉयल्स आते हैं, ऐसे छोटे 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 ऐसे घाव घाव हो जाते हैं, उसमें फायदा होता है। फिर गलगंड रहता है, उसमें अगर मांस धातु का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर मेद धातु कम है और मांस धातु का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें मांस पाचक काढ़ा देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। गंडमाला में बहुत ज्यादा फायदा होता है, और उपजीविका नाम का जो बीमारी बताया उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और मैं मुझे एक और चीज बताना है, एक मिनट बस रुकिए, क्योंकि ना ग्रंथ के हिसाब से मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ग्रंथ के हिसाब से बता रहा हूँ, जो भी मांस प्रदोषज विकार है उसमें मांस पाचक का काढ़ा देने से फायदा होता है। अब उसके बाद में अपने सर का जो ये बताया है, मतलब पीडीएफ में जो अलग अलग उपयोग होता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो अभी मास्व स्त्रोतस की दुष्टि का हेतु क्या बताया विमान स्थान में, तो ऐसा बता रहे हैं कि अभिसंधि पदार्थों का सेवन ज्यादा करना, जैसे दही का सेवन करना, नमक का सेवन करना, फिर दूध, भैंस का दूध का सेवन करना, मिक्स फ्रूट सैलेड खाना, यह सब अभिसंधि मतलब शरीर में क्लीनता उत्पन्न करते हैं, स्त्रोतोरोध करते हैं। तो ये अभिसंधि पदार्थों का सेवन ज्यादा करने से मासवा स्त्रोतस दुष्ट होता है। मासवा स्त्रोतस दुष्ट हो रहा है तो उसमें कौन सी मेडिसिन देना है, तो हमें यही देना है, मांसपाचक काढ़ा देना है। उसी तरह से गुरु और स्थूल पदार्थों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो उसमें भी हमें मांसपाचक काढ़ा देने से फायदा होता है। उसी तरह से जो लोग दिन में सो जाते हैं, खाना खाते हैं और दिन में सो जाते हैं, उनको मांस प्रदोषज व्याधियां होती हैं, तो उसमें भी हमें ये मांसपाचक काढ़ा देना है। और उसके बाद में मांस के वजह से जहां भी जैसे अर्बुद हो गया, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, फिर पॉलिप हो गया, जहां पर भी मांस धातु का इन्वॉल्वमेंट है उन सब में हमें इसको देने से फायदा होता है। और मांसपाचक का प्रयोग करने से क्या होता है कि सार किट विभाजन, अच्छा मांस धातु बनता है और किट भाग है वह निकल जाता है, तो अच्छा तरह का मांस बनता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इसी तरह से मुझे एक और चीज़ बताना था, कि एक मिनट रुकिए, मैंने सब नोट्स निकाल के रखा है। मांसपाचक का प्रयोग जो है हमारे गुरुजी ना अलग अलग व्याधियों में भी करते हैं, या आप लोग को कोई कॉलेज में नहीं बताएगा, मैं ही बता सकता हूँ। तो और कोई बता आता भी होगा तो बताता नहीं है, शेयर नहीं करता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो क्या है, मांसपाचक हम लोग के पास जो है पटोल, नीम, त्रिफला, मनुक्का और मुस्ता और ये वत्सक, इसका प्रयोग जो है 6 चीज है इसमें टोटल, तो इसका प्रयोग जो है वह अलग अलग व्याधियों में भी किया जाता है। जैसे ज्वर व्याधि है, नॉर्मल ज्वर भी आया तो आप लोग क्या करते हैं, तुलसी के पत्तों का रस, वायरल फीवर वगैरह आ गया तो तुलसी के पत्र का स्वरस, अदरक का स्वरस और मिश्री के चाशनी के साथ अगर इसका मांसपाचक का प्रयोग करेंगे तो जो मांस धातु में ज्वर है वह मांस धातु का ज्वर भी ठीक होगा और नॉर्मल ज्वर भी ठीक हो जाएगा। उसी तरह से अग्निमांद्यता बहुत ज़्यादा है, अग्नि बहुत ही वीक है, तो उसमें अगर मांसपाचक का युक्तिपूर्वक प्रयोग करना है तो आप लोग ना गर्म पानी कोष्ण जल के साथ मांसपाचक का गुट्टी वट्टी या चूर्ण दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से बवासीर का बीमारी है,
अर्श रोग है वो मांसांकुर ही रहते हैं, वहां पर मांस का पाचन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मांस पाचक को हम लोग त्रिफला और घी के साथ अगर हम देते हैं, त्रिफला तो है ही इसमें, लेकिन त्रिफला थोड़ा और ऐड कर देते हैं जिससे पेट अच्छे से साफ हो, और अग्नि को भी जब पेट साफ होगा तो अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, इसलिए घी और त्रिफला के साथ इसका प्रयोग करने के लिए बताया है। उसी तरह से जो रक्तज अर्श होता है, खूनी बवासीर होता है, उसमें क्या है तो मांस पाचक को मक्खन के साथ, मिश्री के साथ, नाग केसर के साथ, घी के साथ, शक्कर के साथ, चीनी के साथ और आंवले के चूर्ण के साथ अगर मांसपाचक का प्रयोग किया जाए तो बहुत फायदा होता है। मैं फिर से बताता हूँ, मक्खन, मिश्री, नाग केसर, फिर घी, शक्कर, आंवले का चूर्ण, इसके साथ या फिर आंवले के मुरब्बा के साथ अगर मांसपाचक का प्रयोग किया जाए तो ना ये खूनी बवासीर जो है, एक तो उसको हील भी कर देगा, और इंटरनल पाइल जो बहुत ज्यादा बस्ट होके फट के खून आता है रोज मोशन पास करते टाइम, उसको भी ये सुखा देता है। मांसपाचा का प्रयोग खूनी बवासीर में भी होता है, और इसमें जो ड्राई बादी बवासीर बोलते हैं, अर्श की बीमारी रहती है, उसमें भी होता है। उसी तरह से कामला रोग में भी मांसपाचक का प्रयोग किया जाता है। तो त्रिफला, शर्कर, कुटकी चूर्ण डाल दिया, कुटकी डाल दिया ना तो मांसपाचक जो है वो यकृत पे काम करेगा। और कामला है या फिर वहां पर ऐसा कोई संप्राप्ति हो रहा है जिसमें मांस की वृद्धि हो रही है, मांस धातु अवरोध कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पर ये काम करेगा तो वह ठीक कर देगा। उसी तरह से यक्ष्मा व्याधि होती है, राज यक्ष्मा में मांस धातु का क्षय हुआ रहता है, ये आप लोग को पता है, तो उसमें मक्खन के साथ, शहद के साथ, मिश्री के साथ, या फिर कफत का प्रतिशय, इसके साथ या अडुल्सा के पत्र के साथ अगर मांस पाचक का प्रयोग किया जाए, अडुल्सा तो बहुत अच्छा काम करता है, तो ये वहां की संप्राप्ति को भंग कर देगा और पेशेंट को रिकवर करने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा, क्योंकि मांसगत आम संचिति रहती है, धातु अग्नि मंद रहता है वहां पर, मांस की अग्नि वीक रहती है, मांस का क्षय ही ज्यादा दिखता है राज्य यक्ष्मा जैसी बीमारी में, इसलिए ना इसका प्रयोग, मांस पाचक का प्रयोग हम लोग यक्ष्मा में करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से प्रमेह रोग में मैंने बताया कि हल्दी और आंवला के या त्रिफला के क्वाथ के साथ अगर हमने प्रमेह रोग में दिया तो प्रमेह पीड़िकाएं जो रहती हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से गलगंड ग्रंथि, अर्बुद, वृद्धि, जो भी मांस के विकृति से अर्बुद हो रही है, विद्रधि हो रहा है, मतलब एब्सेस हो रहा है बहुत ज्यादा, फिर ट्यूमर हो रहा है, बिनाइंग और मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट ट्यूमर भी हो रहा है ना, तो हमें ये नहीं सोचना है कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैंसर जैसी बीमारियां हैं तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग गोमूत्र के क्वाथ के साथ दे सकते हैं मांसपाचक को, बहुत अच्छा फायदा होता है। या हीरक भस्म, ताम्र भस्म, जो लेखन करने वाले द्रव्य हैं, या नाग भस्म, उसके साथ अगर दे दिया जाए तो फिर ना बहुत अच्छा काम करता है। मांसपाचक का प्रयोग ग्रंथि में, अर्बुद में, फिर विसर्प, विसर्प में तो होगा, इनडायरेक्टली होगा विसर्प में, क्योंकि कुष्ठ और विसर्प ये सब त्वचागत रहती है, मांसगत रहती है, तो उसमें विसर्प रोग में भी फायदा होगा। उसी तरह से उपदंश जैसी बीमारियां हैं, जो ये रहता है सिफिलिस और गोनोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, उपदंश और फिरंग नाम की बीमारियां हैं, वो क्या रहती है कि वो पूरा मांस धातु को खराब कर रही होती है और उसमें उसके इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या करना है कि रस सिंदूर या रस माणिक्य के साथ अगर हमने मांसपाचक का प्रयोग किया तो उपदंश और फिरंग में बहुत अच्छा काम करती है। उसी तरह से विसर्प और कुष्ठ रोग में क्या कैसे करेगा मांसपाचक, तो नीम का पंचांग, त्रिफला, बाकुची चूर्ण, इसके साथ प्रयोग, आप लोग को ना ये सब चीज मालूम है, आप लोग करते हैं, लेकिन मैं इसको एक युक्ति दे के दे रहा हूं, तो आप लोग प्रयोग करेंगे तो कुष्ठ और विसर्प में मांसपाचक का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से स्वर भेद होता है, अगर वहां के मसल्स बहुत वीक हो रहे हैं और वहां पे वोकल कॉर्ड से अच्छी आवाज नहीं आ रही है, तो उसको अगर ठीक करना है तो कुलिंजन का काढ़ा दे दीजिए, या अंगूर का काढ़ा दे दीजिए, अंगूर अंगूर इसमें क्योंकि मनुका है ही, अंगूर का काढ़ा दे देंगे या मुलेठी का काढ़ा दे देंगे, यष्टि मधु का काढ़ा के साथ अगर मांसपाचक दे दिया, उसका काढ़ा पीने के लिए थोड़ा थोड़ा दिया आपने 3-3 घंटे पे, तो स्वर भेद का प्रॉब्लम है ना, मांसपाचक से बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग को सब चीज मालूम है, बस मैं उसको मॉडिफाई करके बता रहा हूँ जो आप लोग के प्रैक्टिस में बहुत अच्छा फायदा करेगा। उसी तरह से संग्रहणी नाम का जो रोग रहता है, उसमें अंदर की कला जो रहती है वो बहुत ज्यादा वीक हुई रहती है, मांसधरा कला, अंदर की जो संग्रहण, पित्तधरा कला के नीचे की जो है मतलब सेरस और मस्कुलरिस लेयर वो डैमेज हो गई है, तो उसमें भी मांसपाचक का प्रयोग करेंगे तो वो बहुत जल्दी हील कर देगा। तो संग्रहणी की अवस्था में क्या करना है कि मट्ठा के साथ देना है और परपट्टी कल्प के साथ मांसपाचक का प्रयोग करना है। परपट्टी कल्प और तक्र इसके साथ अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा, पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। उसी तरह से रक्तातिसार हो रहा है, तो रक्तातिसार में इसमें क्या है, इंद्रिय है, और रक्तातिसार में बहुत ज्यादा ये अंदर के जो लेयर्स रहते हैं इंटेस्टाइन के वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं,
पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, बार बार लूज मोशन करके बहुत लूज पड़ जाता है इंटेस्टाइन, वहाँ पर मांस धातु को बल देना है। तो इसलिए रक्तातिसार में अडुलसे के पत्ते के स्वरस के साथ, या अनार पत्र के साथ, या गुलर जो रहता है उदुम्बर, उदुम्बर के फल के साथ, कुटज वृक्ष की छाल के साथ, या कुटजारिष्ट के साथ, कुटजा अवलेह के साथ अगर हमने दे दिया ना, तो रक्तातिसार में यह एक तो अतिसार को भी कंट्रोल करेगा, और दूसरा क्या करेगा कि यह जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे मसल्स जो है, मांस धातु, वह अगर वीक है तो उसमें यह ताकत देगा, पेशेंट को जल्दी रिकवरी होगा। उसी तरह से पांडु रोग है, पांडु रोग में बहुत ज्यादा मांस का क्षय होता है, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होता है खून की कमी की वजह से, तो उसमें हमें रक्त धातु पे भी काम करना है और मांस धातु को भी बलवान बनाना है, ताकि पेशेंट को तुरंत ही क्योंकि वो मांस धातु है वो बल देता है बॉडी में, तो इसीलिए क्या करना है कि त्रिफला के और शहद या गन्ने का रस, ताप्यादि लौह, नवायस लौह, यह सारी जो लौह कल्प है उसके साथ अगर मांसपाचक का हमने अनुपान दे दिया तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है पांडु रोग में। उसी तरह से कृमि रोग रहते हैं, कृमि रोग में जो कीड़े रहते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर की जो त्वचा रहती है उसको खा जाते हैं, और खा जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, उसकी वजह से हिरलास होता है, लूज मोशन होता है, पेट में काटने जैसा पेट परिकर्तिका वेदना होती है, बच्चा जो रहता है जिसको पेट में कीड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो हमें अंदर की लेयर को अच्छा रिपेयर करके वहाँ के जो इंटेस्टिनल वॉल्स हैं उसके मसल्स को, मस्कुलरिस लेयर को ठीक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वायु विडंग, अनार की जड़ का क्वाथ, या जो भी कृमिग्न है द्रव्य, विडंग है, करंज है, कृमिग्न गण के काढ़ा के साथ मांसपाचक का प्रयोग करते हैं, तो वो कृमि को तो निकालेगा ही, कृमि मुद्गा रस, कृमि कुठार रस, उसको तो निकालेगा ही, अंदर का जो सब मस्कुलरिस लेयर है उसको भी रिपेयर कर देगा, क्योंकि अच्छा मांस धातु बना रहे हैं, यहाँ मांसगत आम का पचन कर रहे हैं, नया मांस बना रहे हैं, तो इसीलिए इसका प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से विसूचिका में भी बहुत ज्यादा फायदा कर, विसूचिका में सूचीवत वेदना हो रही है और बार बार लूज मोशन हो रहा है, जो इंटेस्टाइन के मसल से बहुत वीक हो चुके हैं उनको भी ताकत देना है, तो विसूचिका जैसी कंडीशन है उसमें हमें तकरारिष्ट के साथ या हिंगू सर्वचलादि घृत के साथ अगर हमने मांसपाचक का प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से अगर ना ये हो रहा है, किसी का ना प्रदर रोग हो रहा है, जैसे कि एडिनोमायोसिस हो गया, एंडोमेट्रोसिस हो गया, तो उसमें यूट्राइन मसल जो रहती है ना, अंदर का जो मिजोमेट्रियम रहता है, उसमें पायोमेट्रियम, मिजोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, जो बीच का जो लेयर रहता है यूट्रस का वो बहुत वीक हुआ रहता है, और वहीं से भी अंदर से मांसांकुर जैसे कुछ कुछ ग्रोथ हो जाते हैं जिसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं, और उसी में विकृति रहे तो एंडोमेट्रियम में भी इंफ्लेमेशन हो जाता है, और पूरा यूट्रस का जो बॉडी है उस पर इंफ्लेमेशन हो जाता है, एंडोमेट्रोसिस, उसमें रक्त प्रदर आता है, रक्त प्रदर होता है, तो हम रक्त प्रदरांतक बोलबद रस, ये सारी दवाइयां तो देते हैं, लेकिन अगर हमने मांसपाचक के साथ दिया तो एडिनोमायोसिस की संप्राप्ति को भंग करने में बहुत अच्छा फायदा करता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, यूट्राइन पॉलिप हो गया, फिर पीसीओडी हो गया, ऐसे कंडीशन में भी अगर हमने मांसपाचक का क्वाथ दिया बहुत अच्छा फायदा होता है, आप लोग भी दीजिए। उसी तरह से किसी किसी का ना शुक्र बहुत क्षय हुआ रहता है, शुक्र का क्षय बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो मसल्स बहुत वीक हो रहते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हम शुक्रवर्धक वृक्ष वगैरह दवाइयों का ही सोचते हैं, लेकिन अगर हमने मांसपाचक अगर दे दिया तो ये क्या करता है कि जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो मांसपाचक दिया तो वहाँ के मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और भी बहुत सारा उत्तेजना देने वाले दवाइयाँ हैं जो लगाने के लिए रहती हैं बहुत सारे ऑयल, लेकिन अगर इंटरनली मांसपाचक दिया उसका भी फायदा ये होता है कि ग्रोथ अच्छी हो जाती है और स्ट्रेंथ आती है। और इसी तरह से शीत पित्त में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो शीत पित्त में हम लोग उदर्द प्रशमन गण के क्वाथ के साथ देते हैं, तो वहाँ की संप्राप्ति शीत पित्त और उदर्द को तो ठीक करेगी, वहाँ के त्वचा को अच्छी कर देगी, स्किन को अच्छा कर देगी, इसीलिए हर तरह के स्किन डिसऑर्डर में, कुष्ठ रोग में, शीत पित्त में, विचर्चिका में, उन सब में मांसपाचक का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। विचर्चिका में जो रिंग वंग वगैरह रहता है, पाददारी रहता है, शुद्र कुष्ठ अलग अलग रहते हैं, पामा, शतारू, एक कुष्ठ, जैसे सोरियासिस के पेशेंट आते हैं हमारे प्रैक्टिस में उनको, या ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो, श्वेत कुष्ठ रहता है, श्वेत कुष्ठ में भी अगर मांस धातु तक अगर वह श्वेत बढ़ गया है उसमें मांसपाचक दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर विचर्चिका है उसमें भी हमने अगर इसको मांसपाचक को दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। उसी तरह से पामा है, सोरियासिस है, उसमें हमें अच्छा मांस धातु बनाना है, मांस धातु बनेगा तभी सोरियासिस ठीक होगा।
उसके लिए हम लोग देते हैं दवाइयाँ, गंधक रसायन, पंचतिक्त गुगुल, लेकिन वह दवाइयाँ जो हैं सोरियासिस की, उसके साथ में रसमाणिक्य भी देते हैं, उसके साथ में अनुपान के रूप में मांसपाचक का प्रयोग किया, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नेत्र रोग रहते हैं, यह मज्जागत तो है, लेकिन वहां पर अगर मज्जा धातु से बना हुआ नेत्र है, लेकिन अगर जैसे अधिमांस हो रहा है, आंखों में टायरीजियम वगैरह हो रहा है, तो उसमें मांसपाचक का काढ़ा देने से वह सारा प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह से हमें ना युक्तिपूर्वक इसका प्रयोग अलग अलग जगह पे देना है, जहां पर भी हमें दिख रहा है कि मांस धातु को हमें ठीक करना है, वहां पर मांसपाचक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैं लेक्चर थोड़ा बंद करता हूँ, अब मैं आप लोग के प्रश्न उत्तर लेता हूँ। डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर योग्या यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुशील जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मुझे असली में सुशील जी मैंने इसलिए बोला, मुझे माफ करेगा, ये नाम आपका बहुत डिफिकल्ट है बोलने में। मुंडकल वासु सुशील, मुझे सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा संस्कृत नाम है इसमें। डॉक्टर चंडीराम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। वैद्य शुभम शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी पूछ रहे हैं कि पटोल, मास, नीम, मुस्ता, इन सब का ना पंचांग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। वत्सक जो रहता है इंद्र, मतलब बीज का प्रयोग कर सकते हैं, या कुटज की छाल या कुटज के पत्ते, इसमें जो भी चीज यूज करेंगे ना, उसका फायदा होता ही है। अगर पटोल के पत्र का भी यूज करते हैं तो फायदा होता है, पटोल के बीज का भी करते हैं तब भी फायदा होता है, पटोल का मज्जा का, फल के मज्जा का करते हैं तब भी फायदा होता है, नीम की छाल का। आपको ना असली में द्रव्य गुण के बुक में हर चीज का आपको मिल जाएगा कि छाल का कितना कहाँ उपयोग रहता है, मुस्ता की जड़ का कहाँ उपयोग रहता है, मुस्ता के पत्तों का कहाँ होता है। तो आपके पेशेंट को और क्या अपेक्षा है वो पेशेंट में, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। नीम का छाल का आपको उपयोग करना है कि नीम के पत्तों का उपयोग करना है, उस हिसाब से आप उसमें जो भी पंचांग में से जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं वह डाल के और पेशेंट को दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं कि आप जैसा पढ़ाते हैं हर रोज हमें बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, आपका लेक्चर सुनने को इतना अनमोल ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, आपका धन्यवाद। किडनी स्टोन बार बार है तो इसकी संप्राप्ति कैसे बंद करें, थोड़ा प्रकाश डालें। किडनी स्टोन है ना, तो सबसे पहले स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए हजरल यहूद भस्म दे दीजिए, भद्राश्म चूर्ण दे दीजिए, पाषाण भेदादी चूर्ण दे दीजिए, फिर अवपीडक स्नेह दे दीजिए। अवपीडक स्नेह मतलब 25 ml पहले, 25 ml बाद में, गाय का घी दे दीजिए खाना खाने के पहले और बाद में। उसके बाद में मूत्रल चीजें देनी है, मूत्र मतलब गोक्षुरादि, गोक्षुरादि गुग्गुल देना है, पुनर्नवा गुग्गुल देना है, चंद्रप्रभा, जो मूत्रल दवाइयाँ हैं, तृण पंचमूल का काढ़ा देना है जो। और फिर क्या करना है, स्टोन को क्रश करने के लिए तो हमने दे दिया, मूत्रल वॉश आउट करेगा। फिर वो जब आ रहा है तो यूरेटर में कहीं अटक ना जाए, कहीं काट पीट ना दे, इसके लिए कनकासव का प्रयोग करना है। कनकासव ना डायलेट करता है, यूरेटर्स को डायलेट करता है और अच्छे से आने देता है, इसका प्रयोग करेंगे ना। और फिर उसके बाद में जो बीज वाले चीज रहते हैं, क्योंकि बार बार बीज वाले चीज खाने से ही उनको स्टोन होता है, तो जैसे टमाटर के बीज नहीं खाना है। फिर पत्ते वाली सब्जियां वह थोड़ा कम खाने को, जैसे पालक का पत्ता, वह खाने से कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा बनता है, तो यह सब चीज़ अवॉइड करना है, तो किडनी स्टोन ठीक ही हो जाता है। इसके बाद भी किडनी स्टोन रहे तो उनको पंचकर्म कराना चाहिए। पंचकर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, यह सब अगर शोधन हो जाए तो जो बार बार स्टोन हो रहा है किडनी का, वह नहीं होगा। जी, डॉक्टर भार्गवी जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कैन वी गिव मास पाचक इन बेड सोर्स। यह मुझे बोलना ही था, मुझे आपने याद दिला दिया, थैंक यू। बेड सोर में तो देना ही है, बेड सोर में तो वो हील करना ही है हमें, उसको जल्दी ठीक करना है। बेड सोर हो ही ना उसके पहले ही हम पेशेंट को अगर दे दें तो वो जल्दी से मांस की अग्नि को अच्छा कर देगा और आम का पचन करेगा। सड़न जो हो रही है, मैंने जैसे प्रमेह पीड़िका में बताया, उसको ये ठीक कर देता है, इसलिए मांस पाचक का प्रयोग बेड सोर में करना ही था, करना ही है। मैं बताने वाला था, सॉरी मैं बता नहीं पाया, याद नहीं आया। डॉक्टर कल्पना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनी शर्मा जी प्रणाम आपको।
सुशील जी पूछ रहे हैं कि सॉलिड ट्यूमर्स को, हाँ ये बताया है कि ग्रंथि को ये डिसॉल्व करता है, लेकिन आपके पास अगर टाइम कम है तो आप लेखन लेखन करने वाले जो धातु के हैं, जैसे ताम्र भस्म का यूज कर सकते हैं, नाग भस्म का यूज कर सकते हैं, हीरक भस्म का कर सकते हैं, और मांसपाचक भी देना है। मांसपाचक ट्यूमर को गलाएगा, लेकिन आपके पास टाइम कितना है, आपको फास्ट करना है कि 1 साल 1.5 साल लगाना है। अगर आपको जल्दी करना है तो अब ये क्वाथ के रूप में आप दे रहे हैं तो वो जल्दी फैलेगा, मांस धातुगत जितना भी आम है पूरे बॉडी में है ना, उसको वो सुखा देगा, तो ट्यूमर की संप्राप्ति बार बार नहीं होगी, और वो उसको जब मिलेगा ही नहीं वो सब ट्यूमर बनाने वाले पदार्थ ही नहीं मिलेंगे मांसपाचक को देने से, तो वो ट्यूमर तो बनेगा ही नहीं, वो जल्दी जल्दी लेखन करने वाले जो द्रव्य हैं उन सबसे जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। इसलिए ना आप लोग जो भी लेखनीय गण के काढ़ा या मांसपाचक ये देने से ट्यूमर जल्दी ठीक होता है, और होता है ये, जैसे फाइब्रोएडिनोमा हुआ ब्रेस्ट में, या फिर फाइब्रॉइड हो गया कहीं भी यूट्रस में, या कहीं गांठ हो गई, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर नवीन जी बोल रहे हैं कि हेमेंजियोमा में कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। इसमें रक्तपाचक भी दे दीजिए, रक्तपाचक और मांसपाचक देने से बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर सोनल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुरेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नरेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी थैंक्स बोल रही हैं फॉर ग्रेट नॉलेज, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर अशोक जी बोल रहे हैं कि मेल पेशेंट 45 ईयर्स, डायबिटिक फ्रॉम 6 ईयर्स, डायबिटिक रेटिनोपैथी 1 ईयर, डायबिटिक रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट। आप ना ये पूरा प्रमेय पढ़िए, पूरा प्रमेय पढ़िए और मुझे संप्राप्ति बताइए, तो हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर अशोक जी, बहुत मजा आएगा। आप भी आइए, मैं भी आता हूँ। इंटरेक्टिव सेशन में आप आइए आज 9:15 बजे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। डॉक्टर प्रतीक जी बोल रहे हैं कि माधव निदान पर भी लेक्चर लीजिए। हाँ मैं लूंगा। हम लोग ना डायग्नोसिस पे ज़्यादा अब ध्यान देंगे। हम लोग ना अभी चिकित्सा पे करते हैं, लेकिन डायग्नोस करना ही नहीं आता। आयुर्वेदिक वैद्य लोग जो है ना हेतु और संप्राप्ति बनाना ही नहीं जानते, वह हमें माधव निदान ही सिखा सकता है, तो उस पर हम लोग लेक्चर शुरू करेंगे। डॉक्टर निमिषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भावना सिन्हा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। जो ये कंडीशन रहती है ना कि पॉलिप रहता है अंदर, पॉलिप के कंडीशन में भी, नाक में पॉलिप है, यूट्रस में पॉलिप है, या कहीं भी सर्विक्स में पॉलिप है, कहीं भी पॉलिप का कंडीशन होता है, उसमें मांसपाचक का काढ़ा आप लेके आइए या कुछ चूना और उसको दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है, जल्दी से वो डिजॉल्व हो जाता है। डॉक्टर अर्चना जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं कि पूरे शरीर में अगर अर्बुद बड़ा हो तो मांसपाचक दे सकते हैं कि सर्जरी। प्रोस्टेट में क्या दे सकते हैं, एनलार्ज प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट का तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर पूरे बॉडी में अगर अर्बुद है, ट्यूमर बढ़ रहा है, तो आपको ये देखना है कि बिनाइन ट्यूमर है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो कैंसरस है, कैंसर की कौन सी स्टेज है उस हिसाब से देखिए। बिनाइन ट्यूमर है तो इसमें इसमें दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन आपका जो पूरा शरीर में है तो लाइपोमा है क्या, लाइपोमा रहेगा तो वो मेद धातु वाला रहेगा। अगर ये मांस धातु वाला ट्यूमर है जो आप बता रहे हैं तो उसमें मांसपाचक काम करेगा, नहीं तो उसमें मेदोपाचक का काम रहेगा। डॉक्टर कमलेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजीव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल जी, अनिल पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जॉली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं कि जो पहले दुर्बल लोग हैं उनको मांसपाचक दे सकते हैं, मांसपाचक दीजिए, लेकिन मांसपाचक से मोटे नहीं होंगे, उसमें बृहणीय गण देना है। यह क्या करता है कि मांस को बढ़ाएगा नहीं, यह केवल अच्छा मतलब ये क्या करेगा कि मांसगत आम का पचन करेगा, अच्छा मांस धातु बनाएगा, लेकिन हमें कैसे मसल्स को स्ट्रांग करना है, तो वहां पे बृहण कर्म करना है। तो बृहणीय गण में कैसा आ रहा है, यह काम करेगा लेकिन बहुत स्लो काम करेगा। इसका एक लिमिट है कि ये काम तो करेगा लेकिन बहुत स्लो करेगा। वहां पे क्या करना है, जैसे अश्वगंधा हो गया, अश्वगंधा का लेहम खिला दीजिए, फिर उसके बाद में विदार्यदि लेहम खिला दीजिए, बला का कोई भी अगर च्यवनप्राश जैसा है वह दे दीजिए, शतावरी दे दीजिए, जो बृहणीय गण के द्रव्य वो बृहण करते। या फिर मटन खाने को दीजिए, सामान्य वृद्धि सिद्धांत से मांस को बढ़ाना है तो मांस देना है, मतलब नॉनवेज देना है, मांस रस देना है, या फिर युष की कल्पना दी है तो वो मांस जल्दी बढ़ेगा, फ्रूट्स खाने को देना है। मांस पाचक जो है वो मांसगत जो भी व्याधियां हैं मांस, उस पे काम करेगा। और अगर हमें मांस पाचक देखिए वेट बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, 3-4 साल लग जाएंगे उतना बढ़ाने में।
डॉक्टर लोकेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको, थैंक यू। प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं कि इंटेस्टिनल अल्सर को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, क्योंकि अगर मस्कुलरिस लेयर तक इसका डैमेज हो गया है तो हम लोग कुष्ठग्न का यूज़ करते हैं, मांसपाचक का यूज़ करते हैं। अल्सरेशन पूरी तरह से, आप लोग क्या करें, मुंह में अगर अल्सरेशन हुआ है तो आप मांसपाचक का चूर्ण लाइए और खुद लगा के देखिए, आपका जो मुंह में छाले आए हैं वह सब जल्दी से हील हो जाता है। टंग में छाले आए अल्सरेशन में, वो ठीक होता है। जब यहाँ पर हो रहा है तो अंदर पेट में भी करेगा, इसलिए अल्सरेशन में इसको देने से बहुत फायदा होता है। डॉक्टर भार्गवी जी बोल रही हैं कि कैन वी गेट इट एज कषाय लाइक पटुलादि कषाय फॉर रक्तपाचक। हाँ, इसका निम्बादि कषाय करके आता है ना, निम्बादि कषाय करके आता है, निम्बादि कषाय में मांसपाचक ही है। डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं है जिसका आंसर आयुर्वेद से रिलेटेड, उसका आंसर मेरे पास नहीं है, मेरे पास सब सब क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग चैलेंजिंग चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछिए, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा आपको। प्रदीप जी बोल रहे हैं कि वेट लॉस करने के लिए मांसपाचक उपयोग कर सकते हैं क्या? जी नहीं, वेट लॉस करने के लिए मांसपाचक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहां पर लेखनीय गण देना है, मेदोहर गुगुल देना है, त्रिउष्णादि लौ देना है। मांसपाचक का उपयोग वेट लॉस के लिए, क्योंकि वेट जो बढ़ा है वो मेद धातु के वजह से बढ़ा है। वहां पर हमें मेद को पचन करना है, मेद को कम करना है, विकृत मेद को पचन करना है, मेद की अग्नि को करना है, तो मांसपाचक का प्रयोग वहां पे नहीं होगा। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी थैंक यू आपको भी। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी बोल रही हैं कि सर आजचं लेक्चर खूपच छान झाले, थँक्यू सर, तुमच्या मनपूर्वक अभिनंदन, तुम्ही तुमच्या पण अभिनंदन, तुम्ही पण खूप चांगला काम करा, मी पण तुम्हाला खूप सपोर्ट करणार है। सॉरी मैंने मराठी में कहा, उन्होंने मराठी में बोला तो मैं मराठी में बोल रहा हूँ। डॉक्टर योग्या जी बोल रहे हैं स्वर भेद पे लेक्चर ले। हाँ, मैं स्वर भेद पे लूंगा लेक्चर। डॉक्टर तृष्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शरद चंद्र जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शिल्पा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पीयूष जी, हाँ डॉक्टर पीयूष जी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, रस पाचक, रक्त पाचक और मांस पाचक ये मैंने पढ़ा दिया। अब मैं कल मेदोपाचक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मेदोपाचक, उसके बाद अस्थि मज्जा पाचक। यह जब मैं सारा पढ़ा दूंगा, फिर सर्वपाचक का, उस पे मैं 3-4 लेक्चर लेने वाला हूँ। सर्वपाचक का अलग अलग व्याधियों में कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं विस्तार से बताने वाला हूँ, क्योंकि एक लेक्चर में सब नहीं हो सकता, विषय बहुत ज्यादा विस्तृत है। उतना आप लोग को समझ भी तो आना चाहिए। हम लोग को सर ऐसा बताते थे कि कम से कम 1 घंटे का लेक्चर होना चाहिए, ताकि वो डाइजेस्ट भी हो दिमाग में। बहुत ज्यादा ओवर हो गया ना तो समझ ही नहीं आता। मेरे को बताने में कुछ नहीं है, मैं तो कंटिन्यू, आप लोगों को समझ भी तो आना चाहिए। तो सर्वपाचक पर मैं एक बहुत अच्छे से विस्तार से ये सारे पाचक बताने के बाद मैं उस पर और एक लेक्चर लूंगा, 3 लेक्चर लूंगा। डॉक्टर माधुरी यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। पीयूष जी बोल रहे हैं मात्रा के साथ, मात्रा के साथ मैं जरूर लूंगा। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी बोल रहे हैं कि पतले दुबले लोगों को मोटा करने के लिए क्या ट्रीटमेंट दें जबकि उनकी अग्नि अच्छी है? तो बृहणीय गण की दवाइयां हैं ना, जैसे आप ये दे सकते हैं, जैसे विदार्यादि लेहम दे सकते हैं, कुष्मांडा लेह दे सकते हैं, फिर उसके बाद में अश्वगंधा लेहम दे सकते हैं। जो भी ना बृहण करने वाली जो द्रव्य हैं उसका प्रयोग करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर भावना सिन्हा जी बोल रहे हैं कि वेट गन करने के लिए मांसपाचक दे सकते हैं क्या? वेट गन करने के लिए इससे मांसपाचक से स्लो होगा। मैं ऐसे झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ। मांसपाचक देखिए मैंने यूज किया, वेट जल्दी नहीं बढ़ता है। वेट बढ़ाने के लिए बृहणीय गण की दवाइयां देनी है। मांसपाचक से भी बढ़ता है लेकिन 3-4 साल तक टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये धात्वग्नि को अच्छा करेगा, फिर धीरे धीरे मांस बढ़ेगा। हमें फास्ट पेशेंट आते हैं तो उनके पास टाइम कम रहता है, जल्दी करना पड़ता है, तो इसलिए आप ना बृहणीय गण का सब दवाई दीजिए। डॉक्टर चिराग जी, चिराग जी बोल रहे हैं, एक मिनट ये लाइक नहीं हो रहा। डॉक्टर चिराग जी बोल रहे हैं कि एक मिनट, सजेस्ट बेस्ट राइटर फॉर बाइंग भेषज रत्नावली बुक। तो डॉक्टर गोविंद दास सेन जी है ना, उनका तो बहुत अच्छा बुक है। फिर उसके बाद में टिंकल यादव जी बोल रहे हैं कि मांस पाचा का यूज यूट्रेन प्रोलैप्स में कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यूट्रेन प्रोलैप्स के लिए वहां तो प्रोलैप्स हो गया है, प्रोलैप्स हो गया तो मूषक सिद्ध तेल है, चांगेर आदि घृत है, उसका प्रयोग करना है, उसका पिचू रखना है वहां पे। मूषक सिद्ध तेल ही अच्छा काम करता है, और सहस्रादि तेल का बस्ती देना पड़ता है उसमें।
इसमें प्रोलैप्स में ये काम नहीं करेगा। इसका उसका मतलब ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रोलैप्स अगर हो गया, वो पूरा डिसलोकेट हो गया, योनि का भ्रंश हुआ है, वायु का प्रकोप हुआ है, वायु का प्रकोप होकर भ्रंश हुआ है, अपना स्थान से हट गए, तो वहां पर ऐसा दब्बे देना है जो वहां पे ये करे, स्तंभन करे, और वो जो भी मसल्स वीक हो गए हैं उनको ताकत दे। मांसपाचक वो ताकत नहीं देगा, मांसपाचक का वहां रोल ही नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर विवेक जी बोल रहे हैं कि वेट 48 kg है, एज 28 है, उसमें मैंने बताया ना बृहणे गण के दवाई दीजिए। ऐमन खातून जी बोल रहे हैं मसल स्टिफनेस में मांसपाचक उपयोगी हो सकता है क्या? जी, मसल स्टिफनेस अगर है ना तो मांसपाचक का आप सिद्ध घृत दीजिए या घृत के अनुपान के साथ दीजिए। और मसल स्टिफनेस में ठीक करना है तो अभ्यंग करिए, स्वेदन स्नेहन स्वेदन करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा अच्छा है, लेकिन घृत कल्पना जरूरी, क्योंकि वायु का प्रकोप है, रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है। डॉक्टर योगेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि फ्रैक्चर में क्या देते हैं? फ्रैक्चर में तो सर्जरी करना पड़ता है, सर्जरी करने के बाद फ्रैक्चर में संधानीय गण की दवाइयां हैं, चरक सूत्र स्थान में फ्रैक्चर में वो देते हैं, आभा गूगल देते हैं, लाक्षादी गूगल देते हैं, और संधानीय गण देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सोनल जी बोल रहे हैं कि कंठमाल ग्रंथि ग्रंथि में भी वर्क करेगा क्या विद कांचनार गूगल? हाँ, 100% काम करेगा। कांचनार गूगल के साथ मांसपाचक मेदोपाचक हम देते हैं तो वो जल्दी से उसको डिजोल्व कर देता है। डॉक्टर राज गुप्ता जी बोल रहे हैं कि डायबिटिक फुट में 100% परिषेक करते हैं राजन जी, मांसपाचक क्वाथ का परिषेक करते हैं, मांसपाचक सिद्ध तेल को वहां पे लगाते हैं, प्रतिसारण करते हैं। जात्यदी तेल से ज्यादा अच्छा इसका काम होता है मांसपाचक का। आप इसका प्रयोग करिए, डायबिटिक फुट में बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर आमना जी नमस्ते। डॉक्टर योगेश जी बोल रहे हैं कि रस रक्त पाचक दोनों देना हो तो डोज क्या दे? डोज 500 mg की गोलियां दे दीजिए, या एक एक चम्मच का काढ़ा बना के दीजिए, एक चम्मच चूर्ण और उसके एक गिलास पानी में डाल के उबाल के और उसका 1/4 करके वो पिला दीजिए। डोज तो एक 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को। डॉक्टर गोदरा जी नमस्ते, प्रणाम। डॉक्टर CL गोदरा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर माधुरी यादव जी बोल रहे हैं कैन बी यूज इन किनकी? किनकी क्या होता है? किनकी संस्कृत वर्ड है क्या? डॉक्टर माधुरी यादव जी, मुझे किनकी शब्द समझ नहीं आ रहा, आप मराठी में बोल रही हैं कि इंग्लिश में पूछ रही हैं? डॉक्टर अदिति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी बोल रही हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कैसे देना है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देना है ना, इसका आपने बृहणीयगण की दवाइयां दीजिए, बस्ती दीजिए उसमें, जैसे बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कम से कम कंट्रोल करके रख सकता है। और मांसपाचक देने से फायदा होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, डिस्ट्रॉफी का जो कंडीशन है उसको ये ब्रेक कर देता है और अग्नि को बढ़ा देता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर माधुरी जी बोल रही हैं कि कुनक, कुनक में तो हम अस्थि मज्जा पाचक देंगे ना, क्योंकि कुनक हुआ है तो वो ज्यादातर अस्थि धातु से रिलेटेड, नाखून और बाल है तो उस पे काम करता है। तो कुनक में अगर मांस की दुष्टि ज्यादा है, मांस की दुष्टि है, नाखून में नहीं है, तो हम लोग मांस पाचक देंगे तो फायदा होगा। डॉक्टर भावना जी पूछ रही हैं कि वेट लॉस ड्यू टू क्रॉनिक IBS, तो वेट बढ़ाने क्या दे सकते हैं? तो IBS है ना, तो पहले तो ग्रहणी की चिकित्सा करिए, ग्रहणी पूरा ठीक हो जाएगा, फिर बृहणीय गण की दवाई दीजिए तो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर एकता जी बोल रहे हैं कि थायराइड पे भी लेक्चर लें। हाँ, मैं जरूर लूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लूंगा। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दिलीप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शरद चंद्र जी बोल रहे हैं लाइपोमा, आप इसका पूरा मुझे हेतु और सब संप्राप्ति बताइए तो मैं बता दूंगा। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शैलेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। वैद्य नवीन जोशी सर बोल रहे हैं कि नमस्ते, प्रणाम आपको। आपको भी नमस्ते, प्रणाम पंडित जी। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी बोल रहे हैं कि सच ए वंडरफुल लेक्चर, थैंक यू, प्रणाम। आपको भी थैंक यू, प्रणाम। डॉक्टर कल्पना जी बोल रही हैं कि कैन वी गिव मास पाचिंग इन व्हाट्स? हाँ, 100। अभी मैंने बताया ना, मास किलक, मास किलक भी है तो ये अर्श का ही टाइप रहता है, मास में अंकुर आते हैं, फिर अर्श में देते हैं, मतलब बवासीर में देते हैं, नेजल पॉलिप में देते हैं, यूट्राइन पॉलिप में देते हैं, सर्वाइकल पॉलिप में देते हैं, जहां भी मांस की वृद्धि हो रही है, जहां जहां आपको योग्य लग रहा है, वॉट्स में भी देते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर हिमांशु जी बोल रहे हैं मेदो और गुग्गुल पित्त वालों को किस अनुपात से दें? मेदोहर गुग्गुल जो है वो हर पेशेंट वालों को दे सकते हैं। आप पित्त को शमन करना है तो तिक्त कटु कषाय रसात्मक, और मेदोहर गुग्गुल में तो त्रिफला है ही ना। आप आपको ऐसे तो क्यों लग रहा है कि मेदोहर गुग्गुल से पित्त बढ़ जाएगा? वो तो पित्त का शमन करता है और मेद को निकालता है, गुग्गुल है वो त्रिदोष शामक है। तो ऐसा मत सोचिए पित्त वालों को किस अगर आपको देने का मन है तो आंवला के रस के साथ दीजिए या त्रिफला के साथ दीजिए,
त्रिफला के क्वार्ट के साथ देने से फायदा हो जाएगा। डॉक्टर मिनल जी बोल रहे हैं सोरियासिस में दे क्या? 100%, क्योंकि सोरियासिस में हमें मांस धातु को अच्छा करना है, स्किन को अच्छा करना है, तो हमें सोरियासिस में मांसपाचक देना ही चाहिए। अनीता जी बोल रहे हैं हृदय की मांसपेशियों को बल देने के लिए हृदय हृदय औषधि के साथ दे। 100% अनीता जी इसको देते हैं हृदय दवाइयों के साथ, जैसे अर्जुन शीरपा के साथ मांसपाचक देते हैं तो कार्डियक मसल को ताकत आता है। ये आपका बात सही है। लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर रहता है, एलवीएफ जो बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, या फिर इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट का है वो वीक हो गया है, तो हमें इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का पंपिंग को बढ़ाना है। तो उसमें हम लोग जैसे लक्ष्मी विलास रस ऐसे जो दवाइयाँ देते हैं, कंजक्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है या उसमें हम देते हैं, या फिर अरिथमिया है, या फिर टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, मतलब जहाँ भी हमें कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ देना है और उनके फंक्शन को अच्छा करना है, उनके वायु को शमन करना है, तो हम लोग हृदय दवाइयों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब रहता है तो वहाँ पे कहीं कहीं ना इन्फेक्शन हो जाता है, तो एलोपैथी में उसके लिए दवाई नहीं है। तो हम अगर मांसपाचक को अगर हमने घृत के साथ सिद्ध करके दे दिया तो वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन ठीक होते हुए देखा गया है। आज हमारे गुरुजी ने एक गायनेकोमेस्टिया में उसमें एक लेख भेजा है मराठी में, तो उसमें गायनेकोमेस्टिया मतलब मेल्स को ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, उसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, और वहाँ से कुछ कुछ एक्सुडेट कुछ पानी निकलने लगता है, तो इससे पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। उनको ना स्त्रियों की तरह ही ऐसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, तो उसमें भी मांसपाचक मेदोपाचक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, और यकृत को अच्छा करना पड़ता है, ऐसा मेरे गुरुजी ने बताया। और ना मैं आप लोगों को भी शेयर कर दिया हूँ, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेटेड करने वाला हूँ आप लोगों को। डॉक्टर दिलीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर खुशबू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर महेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सनी जी बोल रहे हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड के संप्राप्ति क्या होगी। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड की संप्राप्ति आप अर्बुद में जाइए, अब जो ग्रंथ में लिखा है ना अर्बुद और ग्रंथि, वह पूरा पढ़िए और फिर मुझे भी बताइए, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर ये नाम पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट है, डॉक्टर डोडाबा साया केंडानामत केंडाडमत, सॉरी मुझे नाम पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट नाम लग रहा है, डॉक्टर डोडाबा साया केंडाडमत केंडाडामत, सॉरी मुझे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे ना आपका नाम पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। तो डॉक्टर साहब गुड इवनिंग, आपको प्रणाम। डॉक्टर सुभाषिस जी वेट गेन में हाउ अप्लाई, वेट गेन के लिए ये दवाई नहीं है, वेट गेन करना है तो बहुत टाइम लगता है। डॉक्टर अमृता जी बोल रही हैं कि अश्वगंधा कषाय और अश्वगंधा लेहम कब यूज़ करना है। आप पहले दीपन पाचन कर दीजिए, और जब अश्वगंधा का यूज़ जहाँ जहाँ लिखा है आपको मांस धातु बढ़ाना है, निद्रा नाश है, तब आपको बृहण कर्म करना है, तब उसका यूज़ करना है। डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी प्रणाम आपको। थायराइड पर डिस्कशन करो कभी। जी डॉक्टर मनदीप जी हम लोग करने वाले हैं। डॉक्टर पीयूष जी बोल रहे हैं जिस प्रकार आप पढ़ाते हैं उसका कुछ प्रतिशत भी मार्गदर्शन अगर कॉलेज में मिल जाता तो शायद हम आयुर्वेद के द्वारा मनुष्य की और सेवा कर सकते हैं, परंतु देर से ही सही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको इस ज्ञान से साक्षात्कार कराने के लिए। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप लोग का लेट हो गया। पुणे में एक ना खड़ी वाले वैद्य थे, तो वह उन्होंने क्या किया कि 17 साल इंडियन एयरफोर्स में जॉब किया, 17 साल। जब वो ना कुछ 40-45 साल के थे, तो उन्होंने उनको ना पहले से था कि मुझे आयुर्वेद करना है, तो उन्होंने क्या किया पुणे के अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में उन्होंने बीएमएस में एडमिशन लिया, और फिर ना बीएमएस में एडमिशन लेके छोटे बच्चों के साथ उन्होंने वो किया, बीएमएस किया। इतने बड़े अंकल जब जाते थे बीएमएस करने, सब लोग मजाक उड़ाते थे उनका, लेकिन उनके मन में था कि मुझे आयुर्वेद करना है। उसके बाद में उन्होंने ये किया, एमडी किया, वो भी एंट्रेंस क्लियर किया, और उसके बाद में जब वो 60 साल के हो गए तो उनको बीएमएस और एमडी करने में 60 साल हो गए, उनका एज हो गया, तब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, और उसके बाद में उनको प्रैक्टिस जमाने में और 8 साल लगे। 68 साल में उनकी प्रैक्टिस फिर चलने लगी, तो पुणे के टॉप मोस्ट में चले गए। तो ऐसा लेट नहीं होता, पढ़ाई करने के लिए कभी लेट नहीं होता। जब मैं एमए संस्कृत करता था ना यहाँ तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में, तो मैं उस टाइम पे 20-22 साल का था, और मुझे पढ़ने का शौक था बीएमएस के साथ में, तो मैं एमए संस्कृत कर रहा था उस टाइम। तो मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट होते थे वो सब बुढ़े बुढ़े 90+ के होते थे, ऐसे थर थर कांप के आ रहे हैं, कार से उतर रहे हैं और एग्जाम देने आ रहे हैं। तो मैंने एक बार एक आंटी से पूछा, एक अंकल से पूछा कि आप लोग क्यों आते हैं, मतलब एमए संस्कृत करने का, और वो भी आप अभी 90 साल के हो गए हैं, इतना उम्र है कि मतलब ऐसे लग रहा था कि मर जाएंगे कभी, इतने कमजोर हो गए थे, ऐसे कांपते कांपते आते थे।
तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि हमें पढ़ने का शौक था। तो हम लोग ना ये संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मतलब बचपन में, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला घर गृहस्थी इस सब से। तो घर पे बैठ के हम करें क्या, टीवी देखे, बहू की चुगली करें, इससे अच्छा हम पढ़ते हैं। तो मुझे इतना सच में इतना इंस्पिरेशन मिला ना कि जो लोग 95 साल के होके पढ़ने के लिए आ रहे हैं और एमए संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं और सारे श्लोक वगैरह याद है, जब वो लोग में इतना जुनून है पढ़ने का इतने उम्र में, तो हम लोग क्यों। और पढ़ने का कोई उम्र नहीं रहता, कभी भी पढ़ सकते हैं। आप लोग ना आज शुरू हो जाए पढ़ाई, और मैं तो हुई ना आप लोग को हर चीज बताने के लिए। आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा मजा आएगा। डॉक्टर प्रसाद जी बोल रहे हैं कि एक मिनट रुकिए, ये ऊपर जा रहा है। डॉक्टर रितिमा जी, सबको नमस्ते बोलना जरूरी है ना। डॉक्टर रितिमा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रसाद जी बोल रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, डॉक्टर प्रसाद गोखले फ्रॉम कोल्हापुर, आई लाइक योर लेक्चर्स वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। थैंक यू सर। डॉक्टर हिमांशु जी नमस्ते, प्रणाम आपको। थैंक यू, आप भी बेस्ट हैं। और ना ये मत सोचिए कि हमारा ये हो गया वो हो गया। अब कोई बोलता है ना कि हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमें टीचर नहीं है। तो जब पहले ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, तो हिमालय हिमवत पार्श्वे शुभे ऐसे बोला है, मतलब हिमालय के पार्श्व में वो लोग जंगलों में रहते थे। तो उनको कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो लोग जमीन पे सोते थे, सांप बिच्छू आते थे उनको काटते थे, तब भी वो पढ़ते थे ना आयुर्वेद। तो जब ऋषि मुनि लोग ने ऐसा नहीं बोला कि हमें एसी रूम चाहिए, हमें फैन चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें नोटबुक चाहिए, बेंच चाहिए। जब ऋषि मुनि जमीन पे बैठ के पढ़ के इतना श्रेष्ठ थे, तो हम लोग क्यों ऐसे बोलते हैं कि कॉलेज में ये नहीं था वो नहीं था, ऐसे टीचर नहीं थे वो नहीं थे। ऐसे कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, जो मिला अच्छा हुआ। क्योंकि आप लोगों को अगर कॉलेज में नहीं मिला तभी तो भूख थी कि हमें पढ़ना है, तभी तो आज आप लोगों को इंटरेस्ट है कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि हमारे लिए ये नहीं था, क्योंकि ना अगर पहले ही मिल जाता तो अभी आप लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं रहता, क्योंकि पहले ही मिल गया होता। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। डॉक्टर रुचि जी नमस्ते। और हर समय ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर उषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सारू जी बोल रहे हैं कि मांसपाचक वटी यूजफुल इन न्यूरोमा। अगर न्यूरोमा है, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो अस्थि मज्जा पाचक में ज्यादा काम करेगा। अगर न्यूरोमा में भी मांस का इन्वॉल्वमेंट है, आपको ऐसा दिख रहा है, तब मांसपाचक और अस्थि मज्जा पाचक दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिमा जी बोल रहे हैं कि जो एमेनोरिया का योग आपने बताया था सोमनाथी ताम्र भस्म, वो हमारा रजत फार्मूला, उसमें ताम्र भस्म और श्वास कुठार रस बाकी पाउडर में किस डोज में डालें। सम प्रमाण में डालना है वो चीज। उसमें आपको लेखन अगर ज्यादा करना है तो फिर ज्यादा डालिए, नहीं तो एक एक चुटकी डालिए सोमनाथी ताम्र क्या है ना, ताम्र भस्म अगर ज्यादा डालते हैं तो उत्क्लेश होता है, उल्टी होता है। तो एक चुटकी ठीक है। अगर बहुत ज्यादा लेखन करना है, एमोनरिया अगर फाइब्रॉइड की वजह से है, तब ज्यादा डालना है। पेशेंट को ना ताम्र भस्म से उल्टी आता है, ये बात हमेशा याद रखें, इसलिए एक चुटकी डालना है। श्वास कुठार रस है ना, वो 10 से 20 गोलियां कूट के सारे पाउडर में मिक्स कर दीजिए, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसको मैं बताऊंगा कि ये सारे द्रव्य क्यों डाले हैं। आप लोग केवल फॉर्मूला का यूज मत करिए, उसमें क्यों क्या चीज किस लिए डाला है वह जानना भी जरूरी है। उस पर मैं लेक्चर लूंगा, आपको बताऊंगा। डॉक्टर दिलीप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश जी बोल रहे हैं स्पर्मेचूरिया के लिए इसका ना आप आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बताइए कि ये क्यों हो रहा है। शुक्र में बोलते हैं, इसको पूरा पढ़ के आइए तब हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर माधव मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनदीप जी बोल रहे हैं कि वाह सर, आप बहुत हौसला दे रहे हैं, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। डॉक्टर आमना खातून जी, शत शत अभ्यास, क्या बोले, जड़मती होते सुजान, सतत सतत अभ्यास जड़मती होते सुजान। वो एक कहानी है ना कि ये जो जिस पाणिनि का जो हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो जो पाणिनि जो थे ना वो वरदराज थे। तो वो ना बहुत मूर्ख इंसान थे, वो अपने गुरु के पास जाते थे ना, तो वो गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आता था उनको। ऐसे करते करते पहले के जमाने में गुरुकुल परंपरा थी, तो उनके गुरुजी ने एक बार उनको बोल दिया कि तुम 25 साल के हो गए और तुमको कुछ भी नहीं आता, मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, तुम हर बार फेल हो जा रहे हो। तो उनको ना उन्होंने निकाल दिया। तो वरदराज जो थे ना वो ना रोते रोते जाने लगे। जाते जाते उन्होंने देखा
कि और उनको इतना लगा कि मेरे पिताजी इतने बड़े संस्कृत के पंडित विद्वान हैं, अब मैं जाऊंगा तो लोग पूरा जग हंसाई करेंगे, मेरे पिताजी भी घर में नहीं आने देंगे कि मतलब स्कूल से निकाल दिया गया, गुरुकुल से निकाल दिया गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो जा रहे थे तो उनको प्यास लगी, तो एक कुआं के नीचे बैठे, कुआं के पास बैठे पेड़ के नीचे। तो उन्होंने वहां पानी मांगा, तो वहां उन्होंने देखा कि जो भी लेडीज लोग पानी निकाल रही थी कुएं से, तो जो पत्थर का पुली था उसे वो लोग निकाल रही थी, और ये जो मटका था मिट्टी का मटका, उससे उन्होंने पानी पिया। फिर देखा तो पत्थर पे निशान पड़ गए थे, और जो पुली था पत्थर का था उस पे भी निशान पड़ गए थे। तो उनको ये आया एक दोहा है जो इन्होंने बताया कि करत करत अभ्यास के जड़ मटती होत सुदान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। मतलब क्या होता है कि उन्होंने ये देखा कि जो रस्सी है कितनी कोमल है, वह पत्थर पे निशान डाल रही है, और मिट्टी के मटके कितने कोमल है, वह पत्थर पे निशान डाल रहे हैं, खड्डे पड़ रहे हैं। तो क्यों ना मैं अभ्यास कर करके मैं भी बुद्धिमान बन जाऊं। वो तुरंत गए वहां पे, अपने गुरुजी के पास गए और बोले कि अब मुझे ना एक ज्ञान मिल गया है कि मुझे अभ्यास करना है। फिर वह सुबह उनकी चोटी थी, उन्होंने चोटी को ऐसे लेके और फिर वो बांध देते थे कील पे, और रात भर वो पढ़ते रहते थे, अभ्यास कर करके वह जो पाणिनि जो बने, ऐसे विद्वान बने कि आज तक कोई नहीं बना। उन्होंने व्याकरण लिखा, पूरा पूरा जो ग्रामर है संस्कृत ग्रामर उन्होंने लिखा, जो आज तक कलयुग में भी हम लोग यूज करते हैं। सतयुग से आया हुआ ग्रामर जो है संस्कृत ग्रामर, पाणिनि का सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। उन्होंने पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। नहीं तो पहले वैदिक भाषा थी पूरा संस्कृत, फिर पौराणिक थी, तो इन्होंने पाणिनि ने एकदम सिंप्लीफाई करके हम लोग को दिया। वही हम लोग पढ़ते हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदी में है, सारा जो संधि और ये सब है। तो जब वो वरदराज बन सकते हैं, मूर्ख इंसान इतना विद्वान बन सकते हैं, तो हम लोग को तो कोशिश करनी चाहिए। हम लोग अभ्यास कर करके विद्वान बन सकते हैं। कोई भी माँ के गर्भ से तो विद्वान बन के नहीं आता, सबको यहाँ मेहनत करके ही आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग भी करिए, देखिए आप लोग भी बहुत टॉप में जाएंगे। कोई भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, और जो मिलता है ना वो टाइम पे भगवान लिख के भेजते हैं कि इस टाइम पे ये मिलने वाला है। डॉक्टर माधव जी का हो गया था। डॉक्टर मुकेश जी बोल रहे हैं कि वेरी गुड बॉस, आपको मार्गदर्शन हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। हमने वापस आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया, पहले केवल आलस और समय के अभाव से कारण से नहीं पढ़ पाते। आपको मालूम है कि जब चरक संहिता का शारीरिक स्थान लोग पढ़ते हैं ना तो नींद आती है, वो एक अध्याय भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि शारीरिक स्थान में क्या लिखा है, निदान स्थान में क्या होता है। या ना ऐसा होता है, लेकिन पढ़ाने वाले का टेक्निक होता है कि हर चीज को अगर इंटरेस्ट करके दे तो वह अच्छा हो जाता है। डॉक्टर अनिल कुमार जी बोल रहे हैं कि मुझे स्ट्रिंग भस्म नाग भस्म नहीं मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? आप मुझे अनिल जी मुझे व्हाट्सअप करिए, मैंने नंबर दिया है, मैं आपको भेज दूंगा। डॉक्टर प्रणाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिमा जी बोल रही हैं पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है, तो आप केवल फॉर्मूला यूज कर रही हैं तो आपको पेशेंट को दर्द होगा ही, आप उसको ब्लाइंडली यूज मत करिए। ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला है, मतलब इसको कभी भी कोई भी अवस्था में नहीं देना है। आपको हेतु देखना है, अंशांश कल्पना देखना है, स्त्रोतस देखना है, कौन सा दवाई कब देना है ये सोचना है। ब्लाइंडली अगर दे देंगे कि एलोपैथी की तरह। आज मुझे एक फ़ोन आया कोई फार्मासिस्ट का कि डॉक्टर साहब मैं फार्मासिस्ट हूँ, एम फार्मा किया है, मुझे बल्कि यूट्रस का फॉर्मूला बताइए। मैंने कहा कि ये एलोपैथी नहीं है, जैसे आप बोलेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स का एटेनोल प्रोपेनोल ऐसे कोई टैबलेट दे दिया बीपी कम हो गया, इस तरह से आयुर्वेद नहीं है। आपको स्त्रोतस परीक्षा करना पड़ेगा। तो बोले मुझे तो आते नहीं, मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैंने कहा फिर क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप मुझे? बल्कि यूट्रस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, हमें पूरा इसी तरह से रीतिमा जी आपने ना हेतु नहीं देखा, आपने स्त्रोतस नहीं देखा, आप दोष दूष्य समूर्चना नहीं देखी और रजत फॉर्मूला दे दिया, तो पेट दर्द हुआ और कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बंद करवा दीजिए उनको। ऐसे ही कोई भी दवाई कभी भी मत दीजिए, आपके पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होगा, आप पे केस कर देंगे वो लोग। डॉक्टर मीना जी बोल रहे हैं वार्ड्स में अग्निकर्म के बाद अब पुनर्वास चिकित्सा में क्या दें? हाँ, वार्ड्स में अग्निकर्म के बाद अब पुनर्वास चिकित्सा में दे सकते हैं मांसपचक, ठीक जी दे सकते हैं। हिमालय जी बोल रहे हैं कि और ना वार्ड्स में क्या करते हैं, मांस प्रदोषज जो ये हेतु बताए हैं विमान स्थान में, वह जो अभिसंधि पदार्थ, गुरु पदार्थ, दिवा स्वाप, यह जो बताए हैं वह सब एकदम बंद कर दीजिए ना, तो वो वार्ड्स बार बार नहीं आएंगे। हिमालय जी बोल रहे हैं कि भेषज काल उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर सारू जी बोल रहे हैं कि नमस्ते, हाउ टू मैनेज वेरिकोज वेंस, उस पर मैंने एक लेक्चर लिया है वेरिकोज वेंस का, आप यूट्यूब में जाके देख लीजिए। डॉक्टर वरुण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अवंतिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश जी बोल रहे हैं कि
आपके गुरुजी के पास आयुर्वेद के ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं क्या? 100% जा सकते हैं। आप जाइए और वो बता देंगे आपको। डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी बोल रहे हैं, योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज, आई वांट कंसल्टेशन। मैंने ऊपर दिया है, आप डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी आप देखिए, मैंने दिया है अपना नंबर, उससे आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर सरस चंद्र जी, प्रणाम सर जी, आपको भी प्रणाम। तो आप लोगों को ना कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, मैं एक बार फिर से अपना नंबर देता हूँ, अगर किसी को मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और ना बिना हेतु को निकाले, बिना संप्राप्ति किए, बिना स्रोतस को जाने, संप्राप्ति बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग कैसे भी कोई भी फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पेशेंट को बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा और उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। फिर मत बोलिएगा कि हमें आयुर्वेद नहीं आता, हमें आयुर्वेद से तो साइड इफेक्ट होता है। वो आयुर्वेद की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है कि आपने स्त्रोतस परीक्षण नहीं किया। मैंने अपना नंबर दे दिया है डॉक्टर ज्योति जी, मैंने नंबर दे दिया है, आप फिर से देख लीजिए, मैंने नंबर दे दिया है। डॉक्टर मनोज जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी है अपने प्रैक्टिस में तो इंटरेक्टिव सेशन में आइए, हम लोग लाइव डिस्कस करते हैं। हर कोई वहाँ पे एक्सपर्ट लोग आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, हम लोग डिस्कस करते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कभी भी कोई भी फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस मत करिए। आयुर्वेद फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, आयुर्वेद से साइड इफेक्ट होगा। आपने बीमारी कुछ और है और दवाई कुछ और दे रहे हैं, आपका डायग्नोसिस एलोपैथिक है और आयुर्वेद का दवाई दे रहे हैं तो पेशेंट को तकलीफ होगा। जैसे अभी एक पेट दर्द का बताया कंप्लेंट, उन्होंने फॉर्मूला दिया रजत फॉर्मूला। ऐसा मत करिए, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ। आयुर्वेद को बदनाम मत करिए और खुद को भी मत इतना तकलीफ में डालिए। स्त्रोतस परीक्षण करिए, हेतु निकालिए, संप्राप्ति निकालिए, तब करिए। ठीक है, तो मैं लेक्चर बंद करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।